चलिए, जी बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया हमारा ना पार्टनरशिप का एक इकलौता चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बचा हुआ है, जिसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा, हम जल्दी-जल्दी कर लेंगे उसको। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे जाकर आप ना एएस 14 पढ़ोगे, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो एमल्गेमेशन की बात करता है। अब याद रखना एमल्गेमेशन में और यहाँ पर जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक चीज़ सेम है। कि भैया एक बिज़नेस ना पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसको। तो जो अकाउंटिंग यहाँ होती है, एज़ इट इज़ अकाउंटिंग वहाँ भी होती है, बस थोड़े बहुत मॉडरेट चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। बट आपको पूरा का पूरा दिमाग यही वाला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से वो काफ़ी हद तक लिंक है वहाँ पर। भैया सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, रिज़ॉल्यूशन। अब एक बात समझना, भैया मान लो एक्स वाई ज़ेड लिमिटेड एक पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है? ये पार्टनरशिप फर्म थी। हुआ क्या? ल एक्स वाई ज़ेड एंड कंपनी लिख लो, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म थी, लिमिटेड लिखने पे कंपनी पे आ जाता है तो इसीलिए एंड कंपनी। भैया यहाँ पर क्या थी ये पार्टनरशिप फर्म थी, इनका कोई बिज़नेस था। अब हुआ क्या, एकदम से इन तीनों के मन में आया कि यार अब ना अपने को बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करना। तो भैया आप कहोगे ठीक है, इन तीनों को बिज़नेस नहीं कंटिन्यू करना ना, भैया इनके बच्चे चला लेंगे, इनका कोई रिलेटिव चला लेगा, इनका कोई एग्ज़ीक्यूटिव चला लेगा, कोई भी चला लेगा या फिर ये हायर कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो इनके बिहाफ़ पे बिज़नेस चलाएँगे। नहीं, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सीधा इंटेंशन रहेगी कि भैया बिज़नेस को क्या करना है? क्लोज़ करना है। बिज़नेस को क्या करना है? क्लोज़ करना है। ये हमें चलाना ही नहीं है बिल्कुल, हमें नेट प्रॉफ़िट, नेट लॉस कुछ नहीं चाहिए, हमें धंधे को पूरा का पूरा बंद करना है। अच्छा भैया पता है, यहाँ पर ना कई ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वज़ह से धंधा बंद करना है। अभी तो मैं एक नॉर्मल सा रीज़न ले रहा हूँ कि भैया इनका मन नहीं कर रहा धंधा चलाने को तो इनको बंद करना है। अब आपसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या चाहेगी कि भैया आप क्या करो एज़ अ अकाउंटेंट इनकी मदद करो इनका धंधा बंद करने में। इनकी मदद करो इनका धंधा बंद करने में। अब एक बात बताओ, अब धंधा ऐसे तो बंद होता नहीं है। अगर आप देखोगे कि बिज़नेस के अंदर क्या है तो खूब सारी एसेट्स होंगी। आप मानते हो खूब सारी लायबिलिटी होगी। भैया इसके अलावा कुछ और? भैया कैपिटल भी होगी, 3 बंदे थे तो तीनों की कैपिटल होगी। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स, वाई, ज़ेड अपनी-अपनी कैपिटल पकड़े और चल दे घर को, ऐसा नहीं होगा। अब एक बात सोचो ना यार, धंधा बंद हो गया, यहाँ पर कोई मिस्टर राम थे, जो क्रेडिटर थे इस फर्म के और उनकी 10 लाख के यहाँ इन्होंने माल बेचा हुआ था तो क्रेडिटर थे वो। अब मान लो ये तीनों तो धंधा बंद करके चले गए तो मिस्टर राम की तो लग जाएगी अच्छे से। भैया मिस्टर राम तो चले जाएँगे ना मतलब बिल्कुल रास्ते पे आ जाएँगे। तो है क्या यहाँ पर आपको ना एकदम प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि भैया ये जो बिज़नेस बंद है ना, इसको ऐसे बंद नहीं करेंगे कि भैया आप अपनी कैपिटल लो और भाग जाओ। जिस तरीके से इसको बंद करेंगे ना उसे कहा जाता है लिक्विडेशन। क्या कहा जाता है? लिक्विडेशन। और आपको पूरी लिक्विडेशन प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी कि भैया किस तरीके से धंधा बंद होगा, क्या-क्या आप चीज़ें करोगे, क्या-क्या चीज़ें आप नहीं करोगे। मीन्स मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊँ ना, आप एसेट्स को बेचना शुरू करोगे और एसेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा, वो लोगों में बाँटना शुरू करोगे। वो लोगों में बाँटना शुरू करोगे। भैया ऐसा नहीं कि एसेट्स बेचा, पैसा आया, सबसे पहले आप कैपिटल को दे दोगे। नहीं, नहीं, नहीं। इसकी पूरी आपको मैंने कहा ना पूरी लिक्विडेशन प्रोसेस है। अभी बस एक बात समझो कि होगा क्या कि अब धंधा बंद होने वाला है और धंधा सिर्फ ऐसे बंद नहीं होगा, काफ़ी सारे अकाउंट बनेंगे। बट एक बात बताऊँ मैं आपको, धंधा जब बंद होगा और मैंने आपको जितनी भी पार्टनरशिप चीज़ें पढ़ाई या फिर जितनी भी कंपनी पढ़ाई, मैंने उसमें सबसे लास्ट में एक चीज़ बनाई है बैलेंस शीट। भैया आप किसका ले लो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ले लो, उसमें भी हमने बैलेंस शीट बनाई थी यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर सब में हम क्या बना रहे थे बैलेंस शीट बना रहे थे। बट लिक्विडेशन प्रोसेस के एंड में बैलेंस शीट कभी नहीं बन सकती। पूछो क्यों? यार देखो, उसकी सारी एसेट्स तो बिक गई, उसकी सारी एसेट्स आपने क्या कर दी होगी सेल। उसको सेल कर कर आपने लायबिलिटी पे करी होगी। जब एसेट्स भी नहीं बची, लायबिलिटी भी नहीं बची तो बैलेंस शीट किस बात की बनेगी भैया? बैलेंस शीट उस फर्म की बनती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बनती है जो बिज़नेस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेगी। ये तो बंद कर रही है ना, क्लोज़ कर रही है देखो, लिक्विडेशन प्रोसेस कर रही है तो क्लोज़ कर रही है। तो इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाएँगे तो क्या-क्या बनाएँगे वो सब बात करेंगे। अभी के लिए बस 1 मिनट में जस्ट ले लो पूरा का पूरा कि भैया हम धंधे को बंद करेंगे। हम जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे उनको क्लियर करेंगे और यहाँ से बेक-वाक के निकल जाएँगे। हम अपना धंधा, नामो-निशान सब मिटा देंगे। भैया आओ ज़रा। मैं आपको ले चलता हूँ नोट्स पे इसके। ये नोट्स से ही पढ़ेंगे, जैसे हमने सीएफएस करा था ना, इसको थोड़ा-सा वैसे ही करेंगे। भैया सबसे पहले ना मैं आपको 2 डेफिनिशन दिखा देता हूँ, जल्दी से। भैया देखो सेक्शन 39 बोलता है कि हाँ, डिसॉल्यूशन किया जा सकता है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। भैया ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी कि भैया क्या मतलब है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो भैया ये लाइन मैं समझाता हूँ आपको, समझो।
भैया मान लो यहाँ पर 3 पार्टनर थे, ठीक है? अब मैं आपको बोलूँ, अगर मान लो इसमें से ये पार्टनर चला जाए, तो भैया ये दोनों कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लो ये 2 चले गए, तो ये कंटिन्यू कर लेगा। यहाँ पर मीन्स क्या हो रहा है ना, चेंज इन पार्टनरशिप हो रहा है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया था मैंने आपको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो आप कर चुके हो। भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन कहाँ-कहाँ होता है? चेंज इन पीएसआर में, रिवैल्यूएशन करते हो आप तब होता है, भैया एडमिशन करते हो तब होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, डेथ के टाइम पे होता है। भैया वहाँ पर क्या होता है ना, रिलेशन चेंज होता है। डिसोल्यूशन का मतलब ये एंड, यहाँ पर मतलब क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स कि हर पार्टनर के बीच में अब क्या हो गया, एंड आ चुका है। डिसोल्यूशन यानी कि पूरा का पूरा एंड हो चुका है, अब ये तीनों किसी भी तरीके से पार्टनर नहीं रहने वाले। अब बताइए, अब एक बात बताओ, इसकी एक सर्कमस्टेंस मैं बताऊँ, मान लो इन तीनों पार्टनर की डेथ हो गई। मान लो इन तीनों पार्टनर की डेथ हो गई, तो भैया अब बचा कौन है यहाँ पर? अब आप कहोगे कि भैया कोई बात नहीं, तीनों पार्टनर की डेथ हो गई, तीनों के बेटे या बेटी आके बिज़नेस को कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं। भैया ज डीड में किसका नाम लिखा होगा? इन तीनों का ना, जो मर गए। तो इन तीनों के बीच में तो भैया क्या हुआ कि एंड हो गया ना पार्टनरशिप। तो भैया इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है? ये भैया एक टेक्निकल डेफिनिशन थी, सेक्शन 139 ने बोली थी। इसके बाद अगर आप बात करें, तो यहाँ पर मैंने एक हल्का-सा इसको जस्ट मैंने बताने की कोशिश करी है कि ऊपर वाली डेफिनिशन का मतलब क्या है। Dissolution of partnership means firm simply means business of organization now discontinued, wound up, winding up और liquidation। भैया डिसकंटिन्यू का मतलब समझ आ रहा है? भैया आप कंटिन्यू नहीं करने वाले, आप खत्म करने वाले हैं। अब इस डिसकंटिन्यू वर्ड को ही ना पता है वाउंड अप भी बोलते हैं, वाइंडिंग अप भी बोलते हैं, लिक्विडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, लिक्विडेशन भी बोलते हैं। भैया ये सारे वर्ड्स ना आपकी बुक में नहीं होंगे। वाउंड अप, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन नहीं होंगे, बट आप याद रखना इसका मतलब कहीं न कहीं यही है कि धंधा बंद होने वाला है, धंधा बंद होने वाला है। भैया मैं आप एक काम क्या करता हूँ ना, मैं आपको सबसे पहले लेके आता हूँ कि अब अपने को बनाने कौन-कौन से अकाउंट हैं, ठीक है? भैया अपने को बनाने हैं 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक एंड कैश अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनाने हैं अपने को। और मैं आज की पूरी बात रखूँगा रियलाइजेशन अकाउंट पे, क्योंकि अगर यही आपको समझ पे आ गया ना, तो बस आपको और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भैया एक बात बताओ, हमने क्या-क्या पढ़ा? भैया भैया हमने सबसे पहले पढ़ा कि अब जो पार्टनरशिप है ना, वो कंटिन्यू नहीं होने वाली, और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था, वही पार्टनर्स चलाते थे। भले उसमें से 1 पार्टनर चेंज हो गया, 2 पार्टनर चेंज हो गए, या फिर पार्टनर्स के बीच में क्या होता था, पीएसआर चेंज हो गया, कुछ ऐसा होता था, तो उसको क्या कहते थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पर क्या होता था, पार्टनरशिप डीड नहीं नहीं बन जाती थी। क्या होता था, पार्टनरशिप डीड नहीं बन जाएगी, क्योंकि देखो 2-3 पार्टनर थे, अब 2 रह गए हैं, तो भैया वो नई डीड बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो एक्जिस्टिंग पार्टनर है, या तो वो सारे के सारे अब चाहते हैं कि भैया धंधा हम करेंगे ही नहीं, तीनों की डेथ हो गई। पता है, एक और केस बता देता हूँ मैं, इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब समझना, भैया इंडिया में ना कोई भी इंसॉल्वेंट बंदा धंधा नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो दिवालिया हो गए। दिवालिया का यानी कि भैया उनकी जो पूरी एसेट्स थी ना, वो लायबिलिटी से बहुत कम हो गई थी। मीन्स उन्होंने मान लो बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन लिया और बैंक को लोन दे ही नहीं रहे, वापस कर ही नहीं रहे, रीपे कर ही नहीं रहे। तो भैया इस केस में ना बैंक उनको इंसॉल्वेंट करा देगी, आईबीसी लग जाएगा उनके ऊपर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। भैया ये केसेस कई बार क्या होता है ना, भैया कई पार्टनरशिप धंधा करने लगती है गलत। गलत धंधा मतलब इल्लीगल बिज़नेस। अब मान लो हुआ क्या, इंडिया ने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि भैया आप ना भूटान के संग बिज़नेस नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान से सुनना, भूटान के संग बिज़नेस नहीं कर सकते। एक्स-वाई-ज़ेड लिमिटेड पहले क्या करती थी, नेपाल के संग बिज़नेस करती थी। उन्होंने ही देखा कि अगर हम भूटान को माल बेचते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब हुआ क्या, वो नेपाल के थ्रू भूटान को माल बेचने लग गए। भैया ये इल्लीगल माना जाएगा, ये इल्लीगल माना जाएगा। देखो, अब मैं इल्लीगल का एग्ज़ाम्पल आपको ये नहीं दे सकता कि वो गन बेच रहे थे, वो ड्रग्स बेच रहे थे। पूछो क्यों? क्योंकि ये तो करने ही नहीं देगी ना, ये तो लोकल पुलिस ही नहीं करने देगी। तो कंपनीज़ एक्ट तो बहुत दूर की बात है। मीन्स सिंपल, ऐसा कोई बिज़नेस करने लगी है जो इल्लीगल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बिज़नेस इल्लीगल है, वो भी भैया कोर्ट क्या बोल देगी, बंद करो। कई बार क्या होता है ना, पार्टनरशिप एट विल होती है। मतलब भैया क्या मतलब हुआ पार्टनरशिप एट विल? इसको अच्छे से सुन लेना, मैं लिखवाऊँगा कुछ नहीं, आपकी बुक में है। ये पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि मान लो मैं और आप, हम दोनों ने क्या करा, हम दोनों ने एक ना वेंचर करा, पार्टनरशिप करी। हम दोनों ने क्या बोला कि देखो, आप और मैं मिलके ना अपने गली के लोकल बच्चों को पढ़ाएँगे, फ्री में पढ़ाएँगे। मतलब एनपीओ टाइप फ्री में पढ़ाएँगे, बट हम दोनों की पार्टनरशिप हो गई। अब मैंने आपसे पहले बोल दिया था, भैया ये पार्टनरशिप एट विल है। मत आप अब आपने पूछा भैया इसका क्या मतलब है पार्टनरशिप एट विल? इसका मतलब ये है कि मैं जब चाहूँ इस पार्टनरशिप को खत्म कर सकता हूँ। या तो मैं चाहूँ तो मैं भी खत्म कर सकता हूँ, आप चाहते हो तो आप भी खत्म कर सकते हो। ये यानी कि आपने मेरे को कॉल करा एक दिन, आपने सीधा बोला कि भैया मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, पार्टनरशिप खत्म उसी समय। मैंने आपको कॉल करा कि भैया मैं अब नहीं पढ़ाने आऊँगा बच्चों को, पार्टनरशिप उसी समय खत्म। पार्टनरशिप एट विल का मतलब कि कोई भी एक पार्टनर आकर पार्टनरशिप को उसी समय खत्म कर सकता है, इस बात को याद रखना। तो बहुत सारे वेज़ होते हैं यार पार्टनरशिप को एंड करने के, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो अपन बाद में करेंगे। आप अभी का पूरा ध्यान अब ले आओ रियलाइजेशन अकाउंट पे, ठीक है? भैया मैं पहले आपको रफली बताता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है।
फिर इस पे हम नोट्स वोट्स सब लिखवा दूँगा मैं आपको। भैया देखो कुछ बातें ध्यान से सुनना। मोटा-मोटी मैं क्या करूँगा, सारी एसेट्स को सेल करूँगा। अच्छा सेल करूँगा तो क्या आएगा? वेरी गुड, क्या दिमाग लगाया। और बैंक अगर मतलब बैंक यानी कि पैसा, पैसा आ गया और उस पैसे को मैं क्या करूँगा रीपे। अच्छा रीपे किसको करूँगा ये बताओ? भैया मेरी लायबिलिटी को ऐसा मत बोलो क्रेडिटर को, ये बोलो सारी लायबिलिटीज़ को मैं पे आउट करूँगा। बट इसको पे करने का ना एक क्राइटेरिया होगा, क्योंकि एक बात सोचो, पार्टनर्स नहीं चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा पैसा मिल जाए। भैया देखो आप क्या चाहते हो? आप 3 बंदों के बीच में लड़ाई चल रही है, आप क्या चाहोगे यार तुम लोग लड़ते रहो, मेरा पैसा मेरे को दे दो। आप यही चाहोगे ना? तो भैया हर पार्टनर क्या चाहेगा कि मेरा पैसा पहले रिकवर हो जाए। अगर मेरे कोई रिलेटिव है तो उनका पैसा पहले रिकवर हो जाए, यही चाहेगा। भैया पर यहाँ पर सुनना ये एक प्रोसेस होगी कि हम किस तरीके से पैसा बाँटेंगे। भैया इसके ऊपर ना एक सेक्शन भी है, उसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई है, तो उस तरीके से हम बाँटेंगे। बट अभी यहाँ समझो कि रियलाइज़ेशन अकाउंट में होता क्या है? अच्छा एक बात बताता हूँ सुनो। भैया एक बात बताओ, एक्स, वाई, ज़ेड 3 पार्टनर्स थे। ये लिक्विडेशन प्रोसेस ना भैया ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड ही करेंगे। हो सकता है ये मार्केट से कोई लिक्विडेटर उठा के लिया है। भैया ये आपकी बुक में नहीं है पर सुन लो थोड़ी देर के लिए कोई मेरे को लगता नहीं कि कोई आपका इसमें लॉस है, सुन लो। भैया क्या करेगा आप ये एक्स वाई जेड किसी मार्केट से कोई लिक्विडेटर को उठा के लाएँगे। भैया लिक्विडेटर ना एक कोर्स होता है आजकल। भैया बहुत सारे सीए, सीएस, एमबीए करे हुए बंदे, सीएमए करे हुए बंदे लिक्विडेटर बन रहे हैं। कोर्स कर के मीन्स ये प्रोफेशनल स्टडीज के बाद 1-1 डेढ़ साल का कोर्स करके लिक्विडेटर बन रहे हैं। उनका क्या काम होता है? यही लिक्विडेशन कराना। भैया एडवोकेट बहुत सारे आपके क्या बन रहे हैं लिक्विडेटर बन रहे हैं। तो ये फीस लेते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है लिक्विडेटर लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर क्या करता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है। अच्छा पता है कई केसेस में आपको ये भी बोला होता है कि ये एक्स वाई जेड ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भैया इनके पास नॉलेज होगी लिक्विडेशन की, तो ये भी कर सकते हैं, पार्टनर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, ये लिक्विडेटर क्या करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ये इसलिए बनाते हैं कि सबसे पहले ना सारी एसेट्स की कस्टडी अपने पास ले लेते हैं। मीन्स ये एक छोटे से एग्रीमेंट पे, डीड पे क्या करते हैं सारी एसेट्स की कस्टडी अपने पास ले लेते हैं। पता है क्यों लेते हैं? ताकि ईज़िली बेच सकें। जब इनका मन करे ये किसी को भी बेच सके। देखो, अब एक बात बोलो, इतनी सारी एसेट्स होगी, हर एसेट्स के पीछे एक्स वाई जेड की वो थोड़ी लेगा परमिशन कि भैया इसको बेच दूँ, इसको इतने में बेच दूँ, क्योंकि वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो भैया लॉ क्या कहता है कि आप एक काम करो सारे एसेट्स को अपने पास ले लो, सारी लायबिलिटी को भी अपने कंट्रोल में ले लो और एसेट्स को बेचना शुरू करो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा अब ऐसा भी नहीं कि ना वो चोमू ना हो बिल्कुल कि भैया 5 लाख की एसेट्स थी, वो ₹200 में बेच रहा है। ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए तो लिक्विडेटर बोला है ना अपॉइंट करने के लिए। लिक्विडेटर मस्ट बी इन अ गुड फेथ। भैया उसके पास ना अच्छा फेथ होना चाहिए, वो चोरी-चकारी ना करे। ये बात आप अज़म्पशन मान के चलना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आ जाओ, टॉपिक खत्म अब यहाँ पर आओ। भैया रियलाइज़ेशन अकाउंट में क्या करोगे आप लोग? यहाँ पर सारी एसेट्स डालोगे। यहाँ पर सारी एसेट्स डालोगे। रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ पर आप सारी लायबिलिटी डालोगे पहले। ओके, ये मैंने स्टार मार्क लगाया है मतलब इसमें कुछ एक्सक्लूड करना पड़ेगा, सुन लो अब। यहाँ पर आप सारी एसेट्स डालोगे, यहाँ पर आप सारी लायबिलिटी डालोगे। कुछ एसेट्स को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, कुछ लायबिलिटीज़ को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। मैं बताऊँगा आपको कि वो क्या-क्या है। भैया जितनी भी एसेट्स बिकेगी, उसको आप यहाँ दिखाओगे बाय बैंक के नाम से। जितनी भी एसेट्स बिकेगी उसको यहाँ बाय बैंक के नाम से दिखाओगे। भैया जितनी भी लायबिलिटी को आप प्रीपे करोगे उसको यहाँ पर टू बैंक के नाम से दिखाओगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। भैया लास्ट में क्या होगा या तो ग्रॉस क्या आ रहा होगा आपका या तो प्रॉफिट आ रहा होगा या लॉस आ रहा होगा। रियलाइजेशन पे 2 ही चीज़ हो सकती है या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। मोटा-मोटी मैंने आपको एक बात बताई, आप सारी एसेट्स को इस तरफ डालोगे, सारी लायबिलिटीज़ को इस तरफ डालोगे। लायबिलिटी को जब रीपे करोगे तो इधर आएगा, एसेट्स को जब रियलाइज़ करोगे तो वो इधर की तरफ आएगा। मतलब जो भी एसेट्स बिकेगी वो इधर आएगा। लेट्स से भैया एक मशीनरी थी, तो यहाँ पर टू मशीनरी के नाम से आ गया 2 लाख रुपए की, ठीक है? अब वो मशीनरी बिकी कितने की है? मशीनरी बिकी है 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय बैंक 1 लाख, बाय बैंक 1 लाख रुपए। सिंपल है ये वाली चीज़। अब एक आप बात बताता हूँ मैं आपको, अब एक काम करो, पहले एक काम करो, आप प्लीज़ मेरे कहने पे आप कुछ चीज़ें नोट करो पहले, फिर हम बाद में बात करेंगे। भैया पहले ये सेक्शन 39 और उसके नीचे आप यहाँ तक इसको आप नोट करो। कम ऑन जल्दी सेक्शन 39 और यहाँ तक आप पहले इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको पहले। करो इसको यहीं तक नोट करना बस, ठीक है? आगे अभी कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं जो नोट कर रहा हूँ वो आपको नोट करना है दोबारा से। क्या आपने नोट करो, करो, करो। हो गया ये नोट आप लोगों का?
हो गया था या नहीं? फ़ोन करो, जल्दी करो। चलिए, अब ना मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, रियलाइज़ेशन अकाउंट कि एक्चुअली में बनता कैसे है। भैया ये रियलाइज़ेशन अकाउंट है, वहाँ वाला आप लोगों को उतारना नहीं था, वो मैं बस समझा रहा था देखो। अब यहाँ पर क्या बोला मैंने, टू ऑल एसेट्स इधर मैंने लिखा बाय ऑल लायबिलिटीज़। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन डाले हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन डाले हुए हैं। मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ आपको क्या है। भैया अगर बोलूँ मैं सारे एसेट्स को, तो सबसे पहले यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं आएँगे। भैया एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता क्या है? भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। भैया यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी, जैसे कि एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे कुछ दे रखा है, तो वो यहाँ पर नहीं आएँगे, वो यहाँ पर नहीं आएँगे, उनको डायरेक्टली एडजस्ट कर लो। भैया मैं दोबारा से बोलता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, आपका क्या-क्या नहीं आएगा एसेट्स में वो सुन लो। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएँगी, भैया आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं आएँगे, फिक्टिशियस एसेट्स से मेरा मतलब है एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ मत लाओ। भैया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यहाँ मत लाओ, यहाँ नहीं आएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया गुडविल को लाना है? क्योंकि पार्टनरशिप में हम हमेशा क्या करते हैं, गुडविल को भी वैसे ही एडजस्ट करते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को करते हैं। बाबा यहाँ पर गुडविल आएगा, यहाँ पर गुडविल आएगा। याद रखना यहाँ गुडविल को पड़े रहने देना, जैसे आपने रखी हुई है, गुडविल को यहीं रख देना। ऑब्वियसली अगर वो गुडविल बिकेगी नहीं, वो गुडविल बिकेगी नहीं, बट यहाँ पर 2 गुडविल लाकर आपको रखनी है। ये बातें समझ आ गई, प्लीज़ लिखवा देना। नीचे इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नीचे इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अभी मेरे को कंप्लीट करने दो। भैया और क्या-क्या नहीं आएगा? यहाँ पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। भैया दोबारा से, भैया यहाँ पर क्या-क्या नहीं आएगा? फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं आएँगे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आएँगे। भैया हम ना आपके पास छोड़ देंगे, क्यों? भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड होता है। अरे नालायकों, कई बार डेबिट साइड भी होता है। कई बार उसका डेबिट बैलेंस भी होता है, तो आप उसको एसेट्स में लिखते हो ना पार्टनर्स देखो, ऐसा कई बार आपने देखा होगा सीज़ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है तो उस तरफ रहता है, डेबिट बैलेंस तो भैया एसेट्स की तरफ ही लिखा रहता है ना, वो भी यहाँ नहीं आएगा। भैया एक और बात बोलूँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट, आपने पार्टनर्स को लोन दे रखा होता है, तो आप एसेट्स में तो लिखते हो, लोन टू पार्टनर्स के नाम से, जिस पे भैया वो 6% इंटरेस्ट देता है हमें। भैया वो लोन फ्रॉम पार्टनर होता है। लोन टू पार्टनर्स में कोई रेट हो या ना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लोन टू पार्टनर्स का यानी कि फर्म ने किसको दे रखा है? पार्टनर्स को लोन दे रखा है, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। भैया क्या लिखा मैंने? एक्सेप्ट कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट समझ जाना, पार्टनर्स लोन अकाउंट और यहाँ पर फिक्टिशियस अकाउंट यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं आएगा। भैया यहाँ पर लायबिलिटी में भी सेम ऐसा कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पर पार्टनर्स का कोई भी लोन अकाउंट है वो नहीं आएगा। देखो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। भैया यहाँ जो पार्टनर लोन अकाउंट है और यहाँ पर जो पार्टनर लोन अकाउंट है, इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क है, सुनना क्या फ़र्क है? भैया ये लोन ना फर्म ने पार्टनर को दिया है। ये लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है और इस वाले लोन को पार्टनर ने फर्म को दिया है। पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो ये चीज़ अच्छे से मान के चलना। ये डब्ल्यूसीआर बाद में बात करेंगे। थोड़ी-सी इस पे कहानी है, बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से सुनना, यहाँ पर क्या होगा, आपको क्वेश्चन बताएगा कि ये एसेट इतने में बिकी, ये एसेट इतने में बिकी। भैया कोई एक ऐसी एसेट थी जो अनरिकॉर्डेड थी और वो भी बिक गई। तो आपको क्या करना है, बाय बैंक के नाम से एसेट जो-जो बिक रही है वो यहाँ पर लिखना है एसेट सोल्ड। यहाँ पर बाय बैंक के नाम से है अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब मैं बताता हूँ देखो। अब होता क्या है, भैया आप जब फर्म बना रहे होते हो, आप जब कंपनी बनाते हो, आप ऑफिसेज़ क्रिएट करते हो, तो आप वहाँ पर हर एसेट्स को नहीं लिख सकते बैलेंस शीट पे। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप फ्लोरिंग देखते हो, फ्लोरिंग मतलब कई-कई कंपनीज़ में क्या होता है, नीचे मैट बिछी होती है, अच्छी क्वालिटी की मैट बिछी होती है। अब उस मैट को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज़ नहीं करा होता हम लोगों ने। अब मान लो जब वो एसेट बेचने की बारी आती है, तो लिक्विडेटर ने क्या करा, उस मैट को उठाकर भी 10,000 का बेच दिया। उस मैट को उठा के बेच दिया। अब आपने देखा एसेट्स में तो लिखी नहीं है, तो पर वहाँ पर भैया बिक तो गई ना, तो इसलिए आप बाय बैंक के नाम से अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम पर इसको बेच दोगे। अब मान लो कोई ऐसा लैपटॉप था जो हमारे हिसाब से खराब था, हमने उसको हटा दिया था बैलेंस शीट से, वो 50,000 का बिक गया। तो भैया बाय बैंक के नाम से अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर बेच दो 50,000 का। क्लियर है यहाँ तक बात? और कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब यहाँ पर सुनो, टू बैंक लायबिलिटीज़ जितनी भी है वो पे करोगे। यहाँ पर जो-जो लायबिलिटीज़ है वो सारी यहाँ पर पे करोगे। यहाँ पर जो-जो लायबिलिटीज़ है वो सारी यहाँ पर पे करोगे। याद रखना, यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ, 2 बातें। भैया सबसे पहले जितनी लायबिलिटीज़ है वो सारी पे होगी। 50,000 की लायबिलिटी 50,000 पे कर दो, 40 की 40 के पे कर दो। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भैया उसपे हमें डिस्काउंट मिल गया, ये मिल गया, तो उस हिसाब से देख लेना। मीन्स 50,000 की लायबिलिटी थी, सामने वाला बोल रहा है कोई बात नहीं 45,000 दे दो मैं एडजस्ट कर दूँगा। आप 45 करोगे। यहाँ डिस्काउंट-विस्काउंट कुछ नहीं, आप 45 ही लाओगे। पर एक बात सुनना बहुत ध्यान से, ये एसेट में भी आ जाएगी, लायबिलिटी में भी। भैया यहाँ पर एक ऐसी एसेट थी बाय मशीनरी करके और क्वेश्चन ने उसका कुछ भी मेंशन नहीं करा कि वो कितने में बिकी है, तो भैया उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होगी 0। उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? 0। आप उसको अपने आप नहीं मानोगे कि वो बिक गई।
आप उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या दिखाओगे? 0 नहीं बिकती है कई मशीनरी। कई मशीन ऐसी होती है जो सिर्फ हमारे काम की होती है, सामने वाले के काम की नहीं होती। नहीं बिकती तो वो भैया उसने फ्री में दे दी किसी को। यहाँ पर मान लो 10 लायबिलिटी लिखी हुई है और क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ 7 लायबिलिटीज के बारे में, सिर्फ 7 लायबिलिटी के बारे में। तो भैया 3 लायबिलिटी को मैं पता क्या मानूंगा कि वो भी पे हो रही है, वो भी पे हो रही है। मीन्स भैया ये आप कहोगे ये तो नाइंसाफी है, हाँ ये नाइंसाफी है। जब तक क्वेश्चन एसेट्स के बारे में ना बोले कि नहीं बिकी है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आप 0 मानोगे। बट अगर क्वेश्चन लायबिलिटी के बारे में बोलना भी भूल जाए, तो भी आपको उसको रीपे करनी ही करनी है। ये नोट नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। भैया ठीक है। यहाँ पर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ सकती है। मीन्स एकदम से हमारा ना पेपर वाला आ गया, मतलब जो हमारे ऑफिस में पेपर देता था, उन्होंने देखा कि यार ये तो खाली करके जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई पहले मेरे 1000 रुपए निकालो जो बाकी है। तो भैया ये वो बताओ, अब वो पेपर वाले की लायबिलिटी में यानी कि न्यूज़पेपर के लिए जो 1000 रुपए थे वो बैलेंस शीट में थोड़ी लिखे होंगे। तो भाई दे दो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आ जाती है ऐसी कोई लायबिलिटी। भैया अब यहाँ पर देखना, लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में से एक जाएगा, ये दोनों। अब देखो कई पार्टनर ना इतने चोर होते हैं, वो एसेट्स उठा उठा के ले जाते हैं, एसेट्स को ले जाते हैं। मीन्स वो बोलते हैं कि भैया मान लो यहाँ पर कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, लेट्स से 10,000 की। तो पार्टनर्स क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, 10,000 की मशीनरी पड़ी हुई थी, कोई बात नहीं हमें दे दो। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो क्या लिखा हुआ है, एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। ये देखो एसेट्स टेकन ओवर मींस वो एसेट्स को उठा के ले गए हैं। तो भैया आप उनसे पैसे मांगोगे ना एक तरीके से, उनका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करूंगा मैं। तो इसीलिए अगर वो कोई भी एसेट लेके जा रहा है तो भैया यहाँ पर एसेट्स ओ क्या कहते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर जो भी उसका नाम होगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, वो आप दिखाओगे। भैया यहाँ पर क्या लिखा मैंने, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या बोलते हैं कि उस लोन को ना मैं पे कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पर एक ही वाइफ का लोन था 2 लाख रुपए। भैया उसने बोला कोई बात नहीं, आप मेरी वाइफ को पैसे मत दो, मैं उस लोन को ले लूँगा। तो यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी वहाँ पर बैलेंस वो लायबिलिटी टेक ऑन ओवर कर रहा है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। भैया इसका एक इफेक्ट और कहीं भी जाएगा, बता सकते हैं मुझे? कैपिटल अकाउंट में ये भी कहीं जाएगा, ये भी कहीं जाएगा। भैया इससे क्या होगा, मैं उसको क्या करूँगा, इससे इससे इसको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा और इससे उसको क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा। मतलब यहाँ पर उसकी लायबिलिटी मैं बढ़ा दूँगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ाऊँगा, यहाँ पर उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैं घटाऊँगा। भैया देखो इधर आया तो लॉस आया, इधर आएगा तो गेन आएगा। खत्म है। अच्छा भैया क्या करोगे, इसका गेन और लॉस को बताओगे मुझे? भैया पार्टनर्स में पीएसआर में बाँट दोगे। भैया आपने जो बातें बोली ठीक है, कुछ हद तक आ रही है, कुछ हद तक नहीं आ रही है। अब क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, एक काम करो, जल्दी से रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाओ और पहले एक बार एक काम करो, ये पॉइंट्स देख लो। पॉइंट्स देख लेते हैं पहले, फिर आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। भैया क्या लिखा? ऑल एसेट्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इफ मेंशन्ड इन क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, रियलाइजेबल वैल्यू इज 0। बात समझ आई कौन सी वाली बात कर रहा हूँ? सारी एसेट्स को ट्रांसफर तो करोगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे एसेट बिक जाए। तो भैया जिस क्वेश्चन के बारे में, जिस एसेट्स के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी? 0। ये पहली चीज़। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी विल बी पेड एदर मेंशन्ड और नॉट। मतलब जितनी भी लायबिलिटी थी, एक्सटर्नली थी सारी की सारी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इंटरनल होता है। तो भैया वो सारी आपको पे करनी है, भले क्वेश्चन कुछ बोले या ना बोले, आपको पे करनी है। भैया ऑल रिजर्व रिलेटेड टू एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये अच्छा पॉइंट है, इसको समझना। भैया आपने देखा होगा डेटर के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट। आपको क्या करना है, भैया आप यहाँ पर टू डेटर लिख दोगे। भैया ग्रॉस अमाउंट लिखना, मतलब एडजस्ट करके मत लिखना। टू डेटर्स लिख दोगे, जैसे 5 लाख था। देखो ऐसा हो सकता है, लिखा रहता है डेटर 5 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 लाख, तो ऐसे 4 लाख दे रखा होता है। अपने को 5 लाख डालना पड़ेगा यहाँ पर, टू डेटर्स के नाम पे 5 लाख। भैया यहाँ पर लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 लाख रुपए। हालाँकि उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रोविज़न कभी बिकते थोड़ी हैं, प्रोविज़न कभी बिकते थोड़ी हैं, तो उसको आप ऐसे ही पड़े रहने दोगे। अब मान लो एक और होता है, मान लो इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख की और आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2 लाख का था। कोई बात नहीं, यहाँ 10 लाख डालो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ 2 लाख डालो। अब आपको इसको कुछ बाँटना नहीं है। पर हाँ, इसके संग एक अलग कहानी होती है, क्योंकि एक बात बताओ ना, देखो सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई एसेट है और उसका कोई प्रोविज़न या रिजर्व बना हुआ है, तो एक काम करो, एसेट को उधर डालो और रिजर्व को उधर डाल दो। एसेट तो बिकनी होगी, बिक जाएगी, रिजर्व का कुछ नहीं होता। तो एक बात बताओ, डब्ल्यूसीआर किसी एसेट के लिए बनाया जाता है क्या? डब्ल्यूसीआर किसी एसेट के लिए बनाया जाता है? भैया ये बनाया जाता है क्लेम्स के लिए। तो ये एसेट के लिए तो नहीं है ना, तो डब्ल्यूसीआर यहाँ से एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं। मतलब किसी के मन में आ सकता है ना कि भैया देखो, मैंने आईएफआर और डब्ल्यूसीआर पे बहुत मेहनत करी है तुम लोगों के संग और काफ़ी अच्छे से बताया भी है। पर यहाँ पर लिंक मत करना, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई एसेट के लिए रिज़र्व बनाया है, प्रोविज़न बनाया है, तो वो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सेप्ट डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर की कहानी बाद में बताऊँगा। अभी आप ये 2 बातें समझो। 2 चीज़ें हो गई, 3 हो गई सॉरी। अच्छा ये एग्ज़ाम्पल भी लिखे हुए हैं। भैया डब्ल्यूसीआर की कहानी करेंगे, एक काम करो, उससे पहले आप प्लीज़ जल्दी से
ये रियलाइजेशन अकाउंट उतारो, जैसे मैंने उतारा वैसे ही उतारना। ऑब्वियसली आप शेड नहीं करना है आपको, बट आप जैसे मैंने लिखा वैसे जल्दी से उतारो रियलाइजेशन अकाउंट को, फॉर्मेट, फिर हम आगे की बात करेंगे। जल्दी, जल्दी, जल्दी। आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क जाएँगे पता है? बना लिया फॉर्मेट आप लोगों ने? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उतरवाता हूँ अभी आप लोगों को। आज रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, आज पूरी क्लास में सिर्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन चलेगा और कुछ भी नहीं। चलें आगे? भैया एक काम करिए, रह रहा है कुछ? चलिए जल्दी-जल्दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखो, रह रहा है कुछ? हो गया? चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जल्दी-जल्दी उतारते चले जाइए, 4 पॉइंट्स हैं आपके, 3 सॉरी, ये तीनों के तीनों जल्दी उतारिए प्लीज़। ये ब बाद में भूल जाओगे, जल्दी-जल्दी उतारो। और जो लिखी हुई है ना लैंग्वेज उसी में उतारना, कहीं बीच में कुछ छोड़ दो। मतलब इस जैसे कि ऑल एसेट्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इफ, यहाँ पर ओनली पे थोड़ा एम्फेसिस देना, जोर देना। ये 3 है, कम ऑन जल्दी से उतारिए इनको। चलिए, भैया ये वाला एग्ज़ाम्पल उतार लिया? आईएफआर और प्रोविज़न फॉर डीडी ये 2 लिख लेना। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविज़न फॉर बीडी एंड डीडी। भैया सुनो, भैया कुछ चीज़ें पढ़ी आप लोगों ने, ठीक है? मैं अब जो कंप्लायंस वाला पार्ट था उससे आगे बढ़ता हूँ। मैं रियलाइज़ेशन से आपको रिवाइज़ कराना शुरू करता हूँ। भैया देखो क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, मैं रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाऊँगा। रियलाइज़ेशन अकाउंट बनाते समय मैं सारी एसेट्स यहाँ डालूँगा। भैया किस-किस चीज़ों का ख्याल रखूँगा, मैं बोलते जा रहा हूँ सुनना। कैश को हटा दूँगा यहाँ से, बैंक को हटा दूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है सेट साइड मैं हटा दूँगा। किसी भी पार्टनर्स का भले ही लोन अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, वो नहीं आएगा यहाँ पर। सही है भैया। भैया बाय लायबिलिटी लिखूँगा यहाँ पर, सारी की सारी लायबिलिटी लिखूँगा। भैया लायबिलिटी में सारी चीज़ें डाल दूँगा, एक्सेप्ट बताओ क्या-क्या? एक तो पहली बात कोई जनरल रिज़र्व है। भैया और बताओ जनरल रिज़र्व के अलावा क्या-क्या हो सकता है? डब्ल्यूसीआर है, वो डब्ल्यूसीआर को छोड़ दो, प्लीज़ डब्ल्यूसीआर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। डब्ल्यूसीआर की ना कहानी है यहाँ पर, अलग ही कहानी है उसकी। तो भैया जनरल रिज़र्व को नहीं डालूँगा यहाँ पर, किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को नहीं बा डालूँगा और पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं डालूँगा। भैया लायबिलिटी साइड में अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखा है तो इसका मतलब है पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो वो यहाँ पर नहीं डालूँगा। अब एक बात बताओ, ये मेरा एक पार्टनर था, हिज़ वाइफ लोन अकाउंट था, तो यहाँ पर हाँ, सही है, एज़ वाइफ लोन अकाउंट, तो वो यहाँ डालूँगा नहीं डालूँगा? डालूँगा, भैया डालूँगा, क्योंकि मैंने उसमें मना नहीं करा, वो आपको डालना है। भैया 2 चीज़ें क्लियर रखना कि एसेट में क्या-क्या साइड नहीं आएगी, चीज़ें नहीं आएगी, लायबिलिटी में क्या-क्या चीज़ें नहीं आएगी। भैया एक बात बताओ, यहाँ पर
जितनी भी यहाँ एसेट्स है, क्वेश्चन बोलेगा वो मैं क्या कर दूंगा, बैंक के नाम से बेचता जाऊंगा, रैंक के नाम से नहीं, बैंक के नाम से मैं बेचता जाऊंगा। भैया जितनी भी लाइबिलिटीज है, अगर क्वेश्चन बोले तो अच्छा, ना बोले तो अच्छा, मैं तो भैया यहाँ पर बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के यहाँ पर इसको बेचना शुरू कर दूंगा। भैया पर अभी अभी आपने बताया था कि यहाँ डेटर लिखा हुआ है और यहाँ प्रोविजन फॉर दीदी है, दीदी यानी कि डीडी, तो भैया उसको भी बेचना है क्या? अरे प्रोविजन बिकता है क्या कभी गधो? प्रोविजन कभी बिकता है क्या? प्रोविजन कभी नहीं बिकता, कैसी बात कर रहे हो भैया? आप किसी को जाके बोलोगे कि ये देख मैंने एक प्रोविजन बनाया था, तू खरीद ले, वो मारेगा नहीं, तुमको चाटा मारेगा वो सीधा, ठीक है? आप इन्वेस्टमेंट बेच सकते हो, प्रोविजन कैसे बेचोगे? आप नहीं बेच सकते, राइट? तो भैया वो आप नहीं बेचोगे, ये फालतू की चीजें कुछ नहीं बेचोगे। भैया एक बात बताओ, आपने बोला था कि गुडविल भी यहाँ लानी है, तो गुडविल बिकेगी? भैया देखो गुडविल वैसे बिकती नहीं है, 99.9% केसेस में गुडविल बिकती नहीं है। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में गुडविल शो कर रही है तो उसका क्या रेलेवेंस है। अब उस गुडविल को आप बेच कैसे सकते हो? वो बेच सकती ही नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। वो भैया एक मार्केट रेपुटेशन है जो आपने रिकॉग्नाइज करी हुई है अपनी बुक में थ्रू वन एंट्री। जो आप कर रहे थे ना, एसेट्स की वैल्यूज कम थी फिर भी ज्यादा पैसे पे कर रहे थे, तो गुडविल का पैसा था वो, तो आप उसको बेच नहीं सकते, बट आप यहाँ लिखोगे जरूर, राइट? भैया एक बात बताओ, हुआ क्या, हमने सारी चीजें कर ली। अब हमें पता चला कि यहाँ पर ये मान लो ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड 10 लाख आ रही है और ये वाली साइड 8 लाख आ रही है। तो भैया यहाँ पर क्या आएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, गेन लिखोगे आप इसको। और अगर ये वाली साइड ज्यादा रही और ये वाली साइड कम आ रही है तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, लॉस। भैया तो लॉस को भी किसमें बांटोगे, लॉस और गेन दोनों को किसमें बांट दोगे, पीएसआर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। दो बातें बताना रह गई है भैया, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और वो रियलाइज हो रही है, तो यहाँ पर बाय बैंक के नाम से बेच दो, यहाँ पर टू बैंक के नाम से पे कर दो। भैया दूसरी चीज क्या रह रही है, दूसरी चीज ये रह रही है कि गधे ये जो एसेट है ना, ये गधे उठा के ले गए, यानी कि पार्टनर्स उठा के ले गए, तो कोई बात नहीं, जितनी भी एग्रीड वैल्यू होगी, याद रखना, होगा क्या, एग्जामिनर तुमसे मजे लेगा। एग्जामिनर बहुत मजे लेता है इस क्वेश्चंस में ना। 1 लाख की मशीनरी है, कहेगा कि वो एग्रीड वैल्यू 5,000 में ले गया, तो ले जाने दो, तुम दिमाग मत चलाओ। यहाँ मशीनरी 1 लाख की है, यहाँ पर जो भी पार्टनर लेके गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,000 से आएगा, 5,000 से आएगा, जो भी अमाउंट बोला हुआ है वो आएगा। भैया ठीक है, भैया लायबिलिटी में वो जो भी लेके जा रहा है, जो भी उसकी रियलाइज वैल्यू होगी, वो उस पे लेके जाएगा, राइट? मतलब देखो यहाँ क्या हो सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि 20,000 का कोई क्रेडिटर है, भैया ए कह रहा है मैं 10,000 पे कर दूंगा, तो टू ए कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, खत्म कहानी यहाँ पर। ये सारी बातें क्लियर हुई। भैया रियलाइजेशन अगर आपका सही बन गया तो डिसोल्यूशन में आपकी जीत है, रियलाइजेशन गलत बना तो डिसोल्यूशन में आपकी हार है। भैया एक बात बताओ, कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं आपको बस एक पॉइंट बता देता हूँ जो कि कल की क्लास में और डीपली डिस्कस करूंगा। भैया ये क्वेश्चन ना, ठीक है, इनकी जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है, जर्नल एंट्री। और आपने देखा होगा कि मैंने पूरी पार्टनरशिप में, कंपनीज अकाउंट में, हर किसी में जर्नल एंट्री पे ही ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि एग्जामिनर का भी उसी पे जोर रहता है। और भैया प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी मैंने आप सबको बता दिया कि सिर्फ अपने को जर्नल एंट्री करनी होती है, मोस्टली अकाउंट खुद बन जाते हैं भैया, अपने खुद ही बनते हैं, वो ऑटो फिल्ड होते हैं, वो बनते चले जाते हैं। तो जर्नल एंट्री करनी है। एक काम करूंगा, आज टाइम मिल गया तो बताऊंगा, वरना आज तो भैया मैं रियलाइजेशन पे रुकूंगा। एक बात बताता हूँ डब्ल्यूसीआर के बारे में, अब सुनो डब्ल्यूसीआर का है क्या यहाँ पर सीन। यहाँ पर हो जाएगा क्या, हाँ ठीक है। अच्छा ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब सुनना, फिर डब्ल्यूसीआर यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिनको याद नहीं है उनको बता देता हूँ कि कई बार क्या होते हैं भैया, वर्कमैन जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो कुछ आंदोलन कर देते हैं, उनको कोई बोनस चाहिए होता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बना के रखते हैं। कई बार उनको चोट लग जाती है तो उनको पैसा देने के लिए हम क्या बना के रखते हैं, डब्ल्यूसीआर। अब मेरी बात सुनना, पहला केस कि भैया आपका डब्ल्यूसीआर तो बनाया आपने, डब्ल्यूसीआर भैया कहाँ से बनाया होगा, जनरल रिजर्व से या फिर प्रॉफिट से बनाया होगा। भैया या तो जनरल रिजर्व से या प्रॉफिट से बनाया होगा, यानी कि पार्टनर का हक है इस पे। अब मान लो उस पे कोई क्लेम ही नहीं आया, कोई भी क्लेम नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, आप क्या करोगे, डब्ल्यूसीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया ये तो पहले भी करते थे, अगर कोई क्लेम नहीं आया तो पार्टनर्स में बांट देते थे। हाँ बच्चों वही कर रहा है, देखो एंट्री भी पास करी हुई है मैंने, डब्ल्यूसीआर टू ऑल पार्टनर पीएसआर में बांट दो। अभी बात समझो, 1 लाख रुपए का आपका डब्ल्यूसीआर है और क्या आया, लेस देन रिजर्व, भैया 70,000 रुपए का क्लेम आया। कितने का रिजर्व क्लेम आया भैया, 70,000 का। एक बात सोचो भैया, इस 1 लाख में आप 70,000 बांटोगे, बट अब आप ना ऐसी एंट्री रोटेट नहीं करोगे, आप एंट्री करोगे डब्ल्यूसीआर को तो पूरा का पूरा 1 लाख ही डेबिट करोगे आप लोग। भैया टू क्या करोगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कितना करोगे भैया, 70, नालायको 70, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करोगे आप लोग 30,000। भैया ये 70 क्यों डाल रहे हो, क्योंकि भैया 70 ही तो क्लेम रिजर्व हुआ है, 70 ही तो क्लेम रेज़ हुआ है ना, तो भैया 70 को ही मैं यहाँ पर रियलाइजेशन में डालूँगा। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डब्ल्यूसीआर को मुझे यहाँ डालना पड़ गया, तो मैं उतना ही पैसा डालूँगा जितना क्लेम है। कितना डालूँगा? बाय डब्ल्यूसीआर 70,000 रुपए। सुनना, मैं कन्फ्यूज़ कर दूँगा अभी। मैं पिछली बार बड़े मज़े लिए थे इन बच्चों से ना, क्योंकि ये एक-एक नंबर में पूछे जा रहे थे, तो मैंने बड़ा कन्फ्यूज़ करा था उनको। पिछली बार ऐसा था जो एक-एक नंबर में आया था, उससे पहले कभी नहीं आते थे ज़्यादा। भैया मोर देन रिज़र्व, अब यहाँ सुनो 1,20 आ गया, 1,20। अब एक बात बताओ, भैया क्लेम कितना, रिज़र्व कितने का है मेरा, 1 लाख का।
₹20,000 कितने ज़्यादा आ रहे हैं? भैया क्लेम पे 20,000 ज़्यादा आ रहे हैं ना, क्योंकि रिज़र्व तो 1,00,000 का ही है और क्लेम कितने का है? 1,20 का। अब मैं 20,000 यहाँ पार्टनर से नहीं माँगूँगा। आप डब्ल्यूसीआर में डालोगे 1,00,000 ही। भैया जब आपके पास है ही ₹1,00,000 का रिज़र्व, तो आप डालोगे कहाँ से 1,20? तो भैया आप डब्ल्यूसीआर उसमें रियलाइज़ेशन में 1,00,000 ही ट्रांसफर करोगे, यहाँ आएगा 1,00,000 और यहाँ भी 1,00,000, और जब एंट्री पे होगी ना, यानी कि रियलाइज़ेशन टू बैंक, तो 1,20 हो जाएगा। भैया हमें बातें समझ नहीं आई? आओ यहाँ पर देखो। सुनो, भैया डब्ल्यूसीआर में सिर्फ वो बैलेंस जाता है, डब्ल्यूसीआर में सिर्फ वो बैलेंस जाता है जितना क्लेम हुआ है या फिर जितना आपका एक्चुअल अमाउंट था, व्हिचएवर इज हायर। भैया बात समझाओ। सुनो, डब्ल्यूसीआर में क्या जाएगा, एक ही बैलेंस जाता है, या तो जितने का क्लेम हुआ है, नहीं मैंने क्या बोल दिया, शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी। भैया डब्ल्यूसीआर में सिर्फ एक ही बैलेंस आता है, जितने का क्लेम हुआ है या फिर जितने का रिजर्व बनाया था, विच एवर इज लोअर, नॉट हायर, विच एवर इज लोअर। अब एक बात समझना, दोबारा से बोल देता हूँ। डब्ल्यूसीआर में जो रियलाइजेशन का डब्ल्यूसीआर का बैलेंस जाता है, रियलाइजेशन में जो क्रेडिट साइड डब्ल्यूसीआर का बैलेंस जाता है, उसमें दो चीजों में से कोई एक जाती है। भैया या तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो रिजर्व बना हुआ है, जो लाइबिलिटी साइड दिखेगा, या फिर जो क्लेम है जो आपको एडजस्टमेंट में दिखेगा, इन दोनों में से जो भी कम है। अगर मैं बोलूं भैया अब उस क्वेश्चन को छोड़ दो, डब्ल्यूसीआर मैंने बनाया हुआ है 10,000 का, मेरा क्लेम है उसमें 2,000 का, कितना डालोगे यहाँ पर? 2,000, विच एवर इज लोअर। अब एक बात समझो, डब्ल्यूसीआर है मेरा 12,000 का और मेरा क्लेम है 25,000 का, कितना डालोगे? 12,000। भैया क्योंकि यहाँ क्या लिखोगे, बाय डब्ल्यूसीआर 12,000, दोनों में से जो भी कम है, दोनों में से जो भी कम है वो यहाँ पर आएगा। भैया एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पर आएगा 12,000, क्लेम कितने का है बच्चों? क्लेम कितने का है? 25,000 का। तो भैया जब यहाँ पर टू बैंक के नाम से पे हो जाएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? यहाँ पर टू बैंक के नाम से पे हो जाएगा, पर रिजर्व तो उतना ही आएगा जितना आपने बनाया हुआ है। अब एक बात सोचो, आपका डब्ल्यूसीआर बनाया हुआ था 10,000 का और क्लेम था 0, तो कितना आएगा यहाँ पर? 0। तो भैया आप कहोगे एंट्री पास नहीं होगी उसकी, एंट्री कोई पास नहीं होगी। तो भैया एक काम करो, इसमें एक सबसे अच्छा आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा के रखो, डब्ल्यूसीआर एंड क्लेम, व्हिचएवर इज लोअर, ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। और भैया एक्चुअल पेमेंट तो हो ही जाएगी ना, मतलब ये जो 2 एंट्री बता रहा था, आप समझे तुम लोग? देखो, ये मैं बता रहा था ना कि डब्ल्यूसीआर टू रियलाइजेशन 1,00,000 से ही होगा, बट मान लो 1,20 का आपका क्लेम है, तो रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा 1,20 का, क्या दिक्कत है? भैया रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या जाएगा? डब्ल्यूसीआर और क्लेम व्हिचएवर इज लोअर, खत्म कहानी। इतना याद रख सकते हो? बहुत अच्छा है, नहीं रख सकते हैं, पिट जाओगे। तो कोई डाउट है इसमें, बताओ? कोई डाउट है? नहीं। भैया बाकी जो बचा हुआ है उसको बाँट देना ना। अगर जो आपका रिज़र्व अनक्लेम रिज़र्व बच गया, अनक्लेम रिज़र्व, उसको तो बाँट ही दो पार्टनर में, और ये आप पहले भी करते थे, तो बस वो बाँट देना, ठीक है? डन है ये बात? चलो, एक काम करो आप जल्दी से, प्लीज़ इस वाले को एक काम करो, उतार लो जल्दी से, डब्ल्यूसीआर वाले को पोर्शन को, ये तो उतार ही लो, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम्पल उतारो या ना उतारो, डब्ल्यूसीआर और डब्ल्यूसीआर के बगल में लिख लो, डब्ल्यूसीआर एंड क्लेम व्हिचएवर इज़ लोअर इज़ ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हम कुछ बातें करते हैं और फिर क्वेश्चन्स पे आ जाएँगे हम लोग। आज की क्लास तो मुझे लग रहा है रियलाइजेशन समझने में चली जाएगी हमारी। उतार लिया ये वाला? जिन्होंने उतार लिया उसका लास्ट वाला पॉइंट अगर उतारना तो उतार लेना, गुड मतलब गुडविल के आगे कंसीडर एज़ अ नॉर्मल एसेट्स, नो नीड टू राइट ऑफ, आपको रिटर्न ऑफ नहीं करनी है इसको। उतारो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ उसके पहले। पुराना मॉड्यूल लगा रखा है अभी मैंने, बट चल जाएगा उससे कम, क्योंकि नया मॉड्यूल मेरे सामने खुला हुआ है। बिल्कुल एज़ इट इज़ क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा। दिखाऊँ नालायकों? हाँ, गुडविल बस ये लाइन लिख लो कि कंसीडर एज़ अ नॉर्मल एसेट, नो नीड टू राइट ऑफ, बस। हाँ, सारे स्ट्रीट वेंडर्स हमारे गली में ही है क्या? चले? भैया कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएँगे। अभी मेरे को ना 2 चीज़ें बताना रियलाइज़ेशन अकाउंट में रह रही है। भैया क्या-क्या? एक तो जर्नल एंट्री जो मैं कह ही रहा था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है रियलाइज़ेशन एक्सपेंस, जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी उसकी बात, क्योंकि आज बहुत हौच-पौच हो जाएगा। आइए।
भैया देखो शुरू के कुछ क्वेश्चंस क्या है ना, आपको जर्नल एंट्री भी पूछी गई है, कुछ-कुछ और चीज़ें पूछी गई है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका दिमाग चले और आप उस रियलाइज़ेशन अकाउंट से जर्नल एंट्री निकाल सकते हो क्योंकि मैंने बताई हुई है और 11 से करते आ रहे हो तो आप अच्छी बात है वरना आप इसको छोड़ देना। अब जैसे ये क्या है, ये पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस ये रियलाइज़ेशन एक्सपेंस जहाँ-जहाँ मिले ना आपको, उसके लिए 2 लाइन की जगह छोड़ देना और अभी आगे बढ़ जाना। अच्छा ये अभी रियलाइज़ेशन क्या है ये, ठीक है। आओ अभी फिर एक काम करते हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन देता हूँ, जो आप कर सकते हो। ये ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना? मुझे बस एक चीज़ देखने दो। चलिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आप लोग करेंगे। भैया आप नहीं करा रहे क्या? करा रहा हूँ, करो। तुम लोग लिखो, टिक तो मारो अभी। अच्छा को 19 अगर किसी का पास नया मॉड्यूल है तो मैं बता दूँ रमेश एंड उमेश का क्वेश्चन है वो, ठीक है? ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें ये एडजस्टमेंट तुम्हारा दिमाग खराब करेगी। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी करोगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹2500 आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड में टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर देना ₹2500। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैंक करके ₹2500 पे कर देना एज़ अ रियलाइजेशन एक्सपेंस खत्म कहानी। बस बता दिया हिंट। ये और सारी चीज़ें हो जाएगी क्या? भैया मैं ये 2-3 ही क्वेश्चन दूँगा, ज़्यादा नहीं दे रहा मैं बस आपको। हाँ, ये नहीं कर पाओगे देखो, अब ये जो केस है ना, ये घुमा हुआ केस है, ये आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22 एबीसी भैया ये भी कर लेंगे हम लोग, हाँ, बिल्कुल फ़ॉर श्योर कर लोगे आप लोग। हाँ, ये ₹19,000 आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको क्या करना है, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 19,000 भैया डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में ₹19,000 भैया वो वाला क्यों नहीं कर पाएँगे उसमें कहानी है, उसमें मिस्ट्री है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग करके आ रहे हो, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन आप कहते हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भैया आपको पहले क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है देखो, क्या-क्या ट्रांसफर करूँगा मुझे बताओ? करूँगा, 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 नवा बना, राइट? और ये भी नहीं। अच्छा इधर बताओ, येस, ए ऐसा पेन फेंक के मारूँगा नालायक को। कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता मैं? हाँ, तो पहले तो अभी तुम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ी, तो इसको छोड़ दे। भैया ये बताओ, क्या करोगे इसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा इसको? ना, ना, ना। भैया ये उनके मुँह पे तमाचा है जो मेरे को कह रहे थे कि भैया नहीं आता, देखो लो उमेश करंट अकाउंट आया है ना? आया है ना? ठीक है, नालायक हो। अच्छा एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, रमेश करंट अकाउंट दे रखा है, अच्छा, ये कौन-सा ये एक बात बताओ यार मुझे जिज्ञासा से उठी, कौन-सा मेथड इसने फॉलो करा हुआ है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? भैया फिक्स दोनों बन रहे हैं तो फिक्स अब पढ़ लो रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 रुपए लेस देन बुक वैल्यू द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000 डेटर वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% यानी कि पहले आपको क्या करना है डेटर्स और स्टॉक पे टिक मार देना है कि भैया इसकी कोई एडजस्टमेंट है फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय रमेश आ जाओ भैया ये लो टिक मार दिया एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000 टिक मार दिया क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल टिक मार दिया हमने देयर वर एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ 1,60,000 व्हिच वाज सेटल्ड एट 140 क्या है ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो भैया डेबिट साइड में क्या करोगे इसको टू बैंक के नाम से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 140 की पे करोगे 160 की थी 140 में सेटल हो गई अब सुनना रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू भैया एक बात बताओ स्टॉक है कितने का इसका 50% डोंट माइंड बट 65,000 ये कह रहा है भैया 50% स्टॉक ले गया 10,000 कम में बुक वैल्यू को तो कितने में ले गया भैया ये भैया ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको 55,000 में ले गया अब एक बात बताओ रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ भैया एट अ लॉस ऑफ अ 15,000 बताना क्या कितने में बिका होगा 50,000 में वेरी गुड क्योंकि 65,000 का ही बचा था 65 में से 15 माइनस करोगे तो 50 का बिक गया ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा सॉरी डेटर वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% मतलब 240 का 95% कर दूं 2,40,000 का 95% कर दूं ये भी तो सही है ना क्योंकि 5% डिस्काउंट दे दिया तो 95% पैसा मिल गया होगा तो भैया यहाँ पर एक बात बताओ क्या लिखोगे क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रमेश कैपिटल अकाउंट पैसा 55,000 एग्रीड वैल्यू 55,000 भैया बाय बैंक के नाम पे कितना लिखोगे 50,000 क्योंकि स्टॉक पे का आपने और डेटर्स के लिए क्या लिखोगे बाय बैंक के नाम पे डेटर कितना 240 का 95% ये एक दो एडजस्टमेंट करके देख लेना आपका दिमाग खुलने लगेगा 3 क्वेश्चन मैंने बड़े सोच समझ के दिए फिर ये करना अगली क्लास तक ठीक है भैया रियलाइजेशन एक्सपेंस रह रहा है जनरल एंट्री रह रही है अगली क्लास में करेंगे और पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं 3 क्लासेस से ज्यादा ना लेके जाऊं क्योंकि 3 क्लासेस इसके लिए मोर देन इनफ है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दिस इज ऑल फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम